बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से अवामी फ़लाह और इनकी तरक्की के लिए एक और अहम इक़दाम बिला सूद कर्ज़ों के सिलसिले में आज एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद में। और इसमें जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है इसके तहत बिला सूद कर्ज़ों का इजरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुल्क में 45 लाख ख़ानदान गरीब हैं और इस प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को 5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा, जबकि जो दही इलाकों में खेती बाड़ी से मुंसलिक अफराद हैं इन्हें 3 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। फिर जो शहरी घर बनाना चाहते हैं इन्हें 20 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। ख़ानदान के एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी ताकि वो हुनर सीख सके और अपने लिए कमा सके। और उन्होंने बताया कि अब तक 2.5 अरब रुपए तक की रकम को कर्ज़ों की मद में दिया जा चुका है और आने वाले वक्तों में इसके हुजम को बढ़ाया जाएगा और 1000 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। आपके लिए में है, रवां हफ्ते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें भी उन्होंने अवामी रिलीफ देने के लिए मुतफर्रिक पॉलिसीज़ का ऐलान किया, जिसमें सबसे अहम नुकता ये भी था कि जो 80 लाख ख़ानदानों को एहसास कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की माली मावनत दी जाती है, इसके हुजम को बढ़ाकर अब 14,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तनाज़र में आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मामले खसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत व समाजी बहबूद सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, जिनसे हम एहसास प्रोग्राम के हवाले से बिलखसूस गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा कि आपने प्रोग्राम 10 तक लिए वक्त निकाला। जैसे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुतफर्रिक पब्लिक इनिशिएटिव्स ले रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो लोग आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, एहसास प्रोग्राम के तहत अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि जो 2,000 रुपये माली मावनत, जो रकम 12,000 रुपये दी जाती थी, अब वो 14,000 रुपये दी जाएगी, यानी 2,000 रुपये का इजाफा किया गया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा और इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। डॉक्टर साहिबा जी, बहुत शुक्रिया अनवार साहब प्रोग्राम में बुलाने का। जैसे कि आपने फरमाया, ये एहसास किफ़ालत की रकम में जो 6 माही 6 मंथली जो रकम होती है उसको 12 से बढ़ाकर 14,000 कर दिया गया है। ये इस पर अमल दरामद मंडे से होगा। 7 तारीख से जो भी एहसास किफ़ालत की जो हकदार ख़वातीन हैं वो अपने पैसे लेने जाएंगी, तो जैसे ही वो बायोमेट्रिक करेंगी तो उनको 14,000 मिलेंगे। तो फ़ौरन ही इस पर अमल दरामद हो रहा है। और ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा, इसका इम्पैक्ट मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ इनिशिएटिव्स का ऐलान कर रहे थे, तेल की कीमतों में कमी, बिजली की कीमतों में कमी, वहाँ उन्होंने एहसास प्रोग्राम जो माली मावनत है इसको भी टारगेट किया। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है इसके अब तक जो असरात आई हैं, कुछ डाटा आप लोगों ने कलेक्ट किया होगा, हमारे व्यूअर्स से शेयर करेंगे कितना इसका इम्पैक्ट आया है और लोगों की जो माशी मसाइल हैं उसके हल करने में किस हद तक मामूल साबित हुई है यह इनिशिएटिव। जी, टारगेटेड सब्सिडी पे आने से पहले तो मैं थोड़ा सी वजाहत करती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर का एक ख़ास फोकस है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुंचाया जाए। और आजकल तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं जिन पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, चाहे वो एहसास के दायरे कार में हो या एहसास से अलग हो, उनका ऑब्जेक्टिव यही है, उनका मकसद यही है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान भी है, इसमें सेहत कार्ड का प्रोग्राम भी है, इसमें लो कॉस्ट हाउसिंग भी है और इसमें एहसास के दायरे कार में जो बहुत से इनिशिएटिव्स हैं वो भी हैं। इसमें जो बिजली पे जो सब्सिडी दी गई, जो पेट्रोल पे सब्सिडी जो अनाउंस की गई, ये भी तमाम एक ही इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। अब एहसास के दायरे कार में एक चीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अनाउंस की है, जिसका भी आपने ज़िक्र किया, जिस पर इतलाक़ मंडे से होगा, 7 तारीख से होगा, वो रकम बढ़ाने की मद में वो फ़ैसला किया गया है ताकि लोगों को इन्फ्लेशन से, महंगाई की बोझ से ज़्यादा बचाया जा सके।
इससे 80 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। और ख़ाली ये एहसास किफ़ालत की रकम नहीं है, ये जो भी एहसास की अहल फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चों के जो वजीफ़े का सिलसिला होता है, वो एहसास नशोनुमा में जो उनकी एलिजिबिलिटी होती है, ये सब उनसे मुंसलिक हैं। अब इन प्रोग्राम्स के साथ साथ, और मैं 2-3 बार आपके प्रोग्राम में भी आके मैंने बताया है कि जो एहसास राशन रियायत है पिछले 6 महीने से उस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और एहसास राशन रियायत जो है उसमें एक रजिस्ट्रेशन का मरहला था किरियाना दुकानों की, उसमें यूटिलिटी स्टोर्स की डिजिटाइजेशन का मरहला था जो खुश असलूबी से पाए तकमील तक पहुंचा है, उसमें लोगों की रजिस्ट्रेशन का मरहला था जो SMS के ज़रिए रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उनका डेटा एनालिटिक्स का मरहला था। तो ये तमाम मराहिल जो हैं उनका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। 3 हफ्ते पहले हमने एहसास राशन रियायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस वक्त आप किसी भी मुल्क के यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, वहाँ अहल ख़ानदान जो हैं वो 30% मखसूस अशिया पर रियायत ले सकते हैं। साथ साथ हमने किरियाना की जो दुकानें हैं वहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ सेल ऐप इंट्रोड्यूस की, और वो भी किरियाना दुकानों का जो एहसास राशन रियायत में आना है वो बड़े तेज़ी से उसका सिलसिला इस वक्त बढ़ रहा है। फ़ेज़ 1 में हमने 9.2 मिलियन ख़ानदान जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, और अब उनको मरहलावार मैसेजेस जा रहे हैं अहलियत के, उनमें से जो फैमिलीज़ अहल हैं। और आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले हमने 8171 की एहसास राशन रियायत के लिए रजिस्ट्रेशन सर्विस जो है वो दोबारा से खोल दी है क्योंकि बहुत डिमांड थी। आज से हमने उसकी कम्युनिकेशन कैंपेन भी शुरू कर दी है ताकि किरियाना मालिकान को ये पता हो कि उन्होंने कैसे, और किरियाना मालिकान ने कैसे रजिस्टर करना है, और जो 8171 पे जो ख़ानदान अपने को अहल समझते हैं और जो दरख्वास्त भेजना चाहते हैं वो उनका क्या प्रोसेस होगा। तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एहसास किफ़ालत का दायरा कार बढ़ाना, एहसास तालीमी वज़ाइफ को मुल्क गिर करना और उस पर तेज़ी से काम करना, एहसास नशोनुमा के मराकज़ जो हैं वो 15 डिस्ट्रिक्ट से मुल्क गिर सतह पर ले जाना, इसी माली साल पे एहसास 1 विंडो मराकज़ को मुल्क गिर सतह पर ले जाना इसी माली साल पर, और साथ साथ एहसास राशन रियायत के का नया प्रोग्राम जो है फास्ट ट्रैक बेसिस पे लाना। ये सब काम साथ साथ ही हो रहे हैं, एहसास के दायरे कार में हो रहे हैं, मगर इसके साथ साथ हुकूमत के और भी बहुत ज़्यादा फलाही प्रोग्राम हैं, और इन तमाम का मकसद यही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाई जाए, जो उनको मुश्किलात का सामना है ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत उनकी मदद कर सके। अब डॉक्टर साहब मुझे ये ज़रूर बताएगा, चूँकि अब आप माशाल्लाह सेनेटर हैं और ज़ाहिर बात है सियासत टेक्नोक्रेट तो है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो टाइमिंग्स हैं, ये जो इनिशिएटिव्स स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हफ्ते से स्टार्ट किया अपनी कौम से खिताब, फिर कल लाहौर में मौजूद थे, सनती पैकेज का ऐलान, सिख यूनिट्स हैं उनके रिवाइवल के लिए एक पैकेज इंसेंटिव, आज सदर पाकिस्तान ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया, फिर आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलासुद कर्ज़ों का इजरा किया। जानने में चाह रहा हूँ कि जो आपकी पॉलिटिकल अपोजिशन है वो कह रही है कि उनके दबाव में ये किया जा रहा है, लेकिन चूंकि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जो विजन उसके बहुत करीब हैं, कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये अज खुद आप लोगों की इनिशिएटिव्स की यही टाइमिंग्स बन रही है, टाइमलाइन, ये जो अपोजिशन की अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं? जी, इन चीज़ों का लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, इस किस्म की मुहिमों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये बहुत से ये जो चीज़ें होती हैं ये पाइपलाइन में होती हैं, ये ओवरनाइट नहीं होती, ये कुछ हफ्तों में कुछ दिनों में टर्न अराउंड नहीं होती। ये इनकी प्लानिंग महीनों से हफ्तों से चल रही होती है, और ये अपने टाइम पे ये चीज़ें जो हैं पाए तकमील को पहुंचती हैं। तो मैं आपको वसूख से कह सकती हूँ कि इनका इन चीज़ों से प्रेशर टैक्टिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं चाहूँगा कि इसमें आप रहनुमाई कीजिएगा, इंटर्नशिप की भी बात की थी और उन्होंने कहा था 30,000 इंटर्नशिप भी दी जाएगी, 30,000 रुपीज़ इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है और 26 लाख स्कॉलरशिप देने की भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। वो भी आप लोगों के प्रोग्राम के एम्बिट में आते हैं या उससे ये बाहर हैं?
वज़ीर आज़म साहब ने जो फरमाया वो उन्होंने पूरी स्कॉलरशिप्स को कलेक्टिवली उन्होंने उसकी बात की, क्योंकि एहसास के दायरे कार में एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दी जाती हैं, और हर साल पिछले साल जैसे हमने कोई 90,000 स्कॉलरशिप्स पिछले 2 साल में 90,000 स्कॉलरशिप्स दी थी। तो ये जो है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। इसके साथ साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। फिर कुछ एहसास के अलावा कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी स्कॉलरशिप्स देती हैं, और इन तमाम को रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप के नाम से पंजाब गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। तो ये तमाम स्कॉलरशिप्स को मिला के जो नंबर्स थे वो वज़ीर आज़म ने अनाउंस किए थे जी। और ये वाकई एक बहुत बड़ी मुआवनत है जो स्टूडेंट्स के लिए होती है स्कॉलरशिप की, और ख़ास तौर पे एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है वो पहली दफ़ा है कि नीड और मेरिट की बुनियाद पे स्कॉलरशिप दी जाती है। पहले एक रिवायत थी कि मेरिट की बुनियाद पे ही खाली स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो जो स्टूडेंट्स जो बच्चे ज़्यादा एफ्लुएंट घरों से आते थे, जिनको जो बेहतर स्कूल जाते थे, तो जाहिरी बात थी कि वो ज़्यादा स्कॉलरशिप ले जाते थे। तो अब पहले हम नीड निकालते हैं कि जी किसको ज़रूरत ज़्यादा है, किसकी वालदैन की जो की घर की आमदन है वो 45,000 से कम है, और फिर उसमें मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और ये एक ज़रूरतमंद घराने के लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा होता है। हमारे पास हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए पढ़ना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बिल्कुल मुमकिन नहीं था, इम्पॉसिबल था, और इस स्कॉलरशिप ने उनकी मुआवनत की। तो इस साल हमारा 3rd साइकिल ऑफ स्कॉलरशिप चल रहा है। मगर आपका जो सवाल था मैं उस पर आती हूँ, क्योंकि आप ये गालिबन पूछना चाह रहे थे कि ये इसका जो स्कॉलरशिप का हुजम है ये किस तरह से निकला है। तो वो एहसास स्कॉलरशिप्स, रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स, जो एहसास के दायरे कार में बच्चों की तालीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं, जो हायर एजुकेशन कमीशन की मद में कुछ और थोड़ी सी स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ख़ास तौर पे कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। तो इसका मजमूई हुजम जो था वो उसकी बात कर रहे थे। जहाँ तक बात रही जो आपने फरमाया ये जो 30,000 की इंटर्नशिप्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रोग्राम है, और वो स्कॉलर जो इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स जो हैं उनको इंश्योर करेंगे, और वो भी एक अहम जुज़ होगा। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि एहसास प्रोग्राम जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी बका के लिए है, उनको ख़त ग़ुरबत से ऊपर लाना है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि जितना टैक्स, क्योंकि FBR को उन्होंने शाबाश भी दी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा तो गरीबों के लिए उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और पिछले दिनों बिल गेट्स साहब भी पाकिस्तान आए थे, उनकी वफ्द के हमरा आपसे भी मुलाकात हुई, और आपके प्रोग्राम को उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम करार दिया। उसमें डिजिटाइजेशन जो आप लोगों की है एंड टू एंड, इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी है और जो ह्यूमन डिस्क्रिशन है, यानी जो इंसानी अमल दखल है उसको कम से कम रखना, वो आप लोगों के बेंचमार्क्स हैं। मैं जानना चाहूँगा, जब पाकिस्तान में ये फाइनेंशियल कुशन अब पैदा हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम के हुजम में भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा किया जाएगा? क्योंकि अगर इसकी तारीफ़ इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है तो फिर इसी प्रोग्राम के तहत मज़ीद इसकी और जहतें भी निकलेंगी साल 2022 में। जी, जब बजट बना था तो एहसास प्रोग्राम की 260 बिलियन जो है 260 अरब इसके लिए मुख्तस किए गए थे जी। और फिर उसके बाद एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जो है वो कंसेप्चुलाइज हुआ, उसकी दाग बेल रखी गई, उसकी प्लानिंग हुई, और उसमें सूबों ने भी अपना हिस्सा डाला। 2 सूबों ने और 2 स्पेशल एरियाज ने, AJK गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और अपना बजट डाला। तो ये मेरे मतलब विद ग्रेट ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहूँगी कि ये एहसास के सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस पर एक उनका एतमाद था कि अब जो सूबाई बजट जो है वो भी एहसास एग्जीक्यूट करे, तो उससे एहसास का बजट जो है वो और बढ़ गया है।
तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगले माली साल में एहसास का जो बजट है उसमें भी इजाफा होगा, और इसके साथ साथ जो हकदार जो एहसास की जो हकदार फैमिलीज़ होती हैं, जो ख़ानदान होते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उसमें भी जो है इजाफा किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत, इस बात की ज़रूरत है कि हम एहसास की हकदार फैमिलीज़ की हद में इजाफा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर सर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो ये हालिया इनिशिएटिव्स है इस हवाले से हुकूमती नुक्ता नज़र सामने रखा और एहसास प्रोग्राम के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, अज़ाइम और अहदाफ हैं, वो भी हम सामने रखे। हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, तो वक्फे के बाद आएंगे, ज़रा मुल्की सियासत का अहवाल लेंगे। बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान चल रहा है कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ राही साहब से मुलाकात हुई, और उनका ये भी इरादा है कि MQM पाकिस्तान से भी मुलाकात करेंगे, और जो इत्तेहादी हिंदुस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ज़रा अहाता करेंगे। पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च कर रही है और इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। दो इंतहाई मोतबर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए, दोबारा लौट के आते हैं। प्रोग्राम 10 तक देखते रहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी बुनियाद उन उसूलों पर रखी गई है जिन उसूलों पर चल के कोई नाकाम हो ही नहीं सकता। इक़्तिदार अल्लाह का होगा और हुक्मरान के पास वो एक अमानत के तौर पे होगा। रियासत मदीना का जो मैसेज बताते खुद है जी सर, वो यही है कि इंसाफ आम आदमी तक इंसाफ पहुंचे। रियासत मदीना कोई घर है जो वो इमरान खान बनाएगा? इन लोगों ने बनाने, जो लोगों ने उल्टा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो इसमें तो मुजरिम है हम सारे, उसको तो अजर मिल रहा है। आप हमारे इज्तिमाई रवैये अगर देखें, मीडिया है, सियासत, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, सोशल मीडिया है, आपको लगता है कि इनकी अखलाकियात ऐसी होनी चाहिए? एहतसाब जो है ना, वो पब्लिक के दिलों में होना चाहिए। मैं एक स्कूल बनाना चाहती हूँ। पाकिस्तान के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंडस्केप्स हैं, सारे पाकिस्तानियों के अंदर उनकी इम्पोर्टेंस उजागर की जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद आरिफ साहब। आप चैनल 92 से वाबस्ता हैं, उनके ग्रुप एडिटर हैं, अपना शो भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब कि आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला और आपके साथ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, चैनल 24 पे अपना शो करते हैं। PJ मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मौसम मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। इरशाद आरिफ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लाहौर ही में कल अहम दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने गुजारा और PMLQ की लीडरशिप से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो बयानात और एलामिया सामने आया है उसमें तो फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हैं PMLQ और PTI की हुकूमत के साथ एज इत्तेहादी उन्होंने काम जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। फिर चैनल्स पर ही उनके कुलीग हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनके बयानात चल रहे हैं कि ये तो मामला अदम एतमाद का ज़ेर बहस नहीं आया। आप बड़े बाखबर जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़ीरक सहाफ़ी हैं, बताइएगा आपके पास क्या खबर है? कल मुलाकात जो है वो किस तरह की रही और मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को आप कितनी अहमियत दे रहे हैं जो अगले 48 घंटे को अहम करार दे रहे हैं इरशाद साहब? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए हैं और चौधरी परवेज़ शुजात साहब की अयादत भी की, मिजाज कुर्सी भी की और बातचीत भी हुई, तो उसमें तो मेन इशू ही जो डिस्कस हुआ वो यही इस वक्त की जो एक्टिविटी है। अच्छा, कि अपोजिशन क्या कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी आपकी आदत के लिए शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी 14 साल बाद उनको याद आ गई है। तो ये तो तारिक बशीर चीमा साहब पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर क्या लेने गए थे वहाँ? यादत तो वो काफ़ी अर्सा पहले जब वाकई चौधरी शुजात साहब बीमार थे उन दिनों वो यादत करने के लिए गए थे। आजकल तो माशाल्लाह
सेहतमंद हैं, ठीक ठाक हैं। पिछले साल आपको पता है कि वो बीमार थे और अस्पताल में भी रहे, तो उस वक्त तो ना शहबाज शरीफ साहब गए थे इयादत के लिए, ना जरदारी साहब, ना मौलाना फजल रहमान। तो ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। चौधरी बिरादरान का जो मुझे मालूमात हैं अब तक की, वो यही है कि अभी तक वो अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। वो ताहाल इमरान खान के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि वो अपना मौक़िफ़ बदलने पर तैयार हो जाएं। ठीक है। कल हमारी भी ये सहाफ़ियों की मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी है जी, उनके अरकान की कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से 2 बजे मुलाकात हुई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो उसमें हमें यही तासुर मिला कि अभी तक उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, फजल रहमान साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन ये तहरीक आदम एतमाद कामयाब ही उसी सूरत में हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत इसको हासिल हो। एक बात। दूसरा ये है कि ये सारी एक्टिविटी अचानक जो जनरेट हुई है, अपोजिशन तो पिछले साल मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद तकसीम हो गई थी जी। दोबारा ये मुत्तहद अगर अज खुद हुई होती तो ये फिर पीडीएम में इकट्ठे होते। पीडीएम में तो ये इकट्ठे नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से इनको कोई इशारा मिला है। अब वो इशारा जो है कितना मुकम्मल समझा गया है और कितना उसमें कोताही हुई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये हकीकत है कि इस खुशफहमी की बुनियाद पर अदम एतमाद की तहरीक का चर्चा हो रहा है या पेश करने की तैयारी हो रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा ये चाहता है कि इमरान खान को जल्द से जल्द रुखसत कर दिया जाए। अगर ये वजह ना होती या ये सोच ना होती तो अपोजिशन तो तकसीम थी और एक दूसरे के खिलाफ। आपको 2 महीने पहले के बिलावल भुट्टो के बयानात भी आप देख सकते हैं और मरियम साहिबा के बयान। लेकिन इरशाद साहब, मैं फिर पीजेबी साहब के पास जाऊंगा। डीजीआई इस्पियार आपका तो ये बड़ा वाज़ेह बयान आया था कि फौज का, अगर इस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनका सियासत से कतई तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो उनका बयान तो बाकायदा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी। बारकफ ये नुकता आपके आ गया। मैं पीजेबी साहब के पास जाऊँगा। पीजेबी साहब, ये तो हमें जो हालात हैं उससे आगाही दी इरशाद आरिफ साहब ने। आप भी लाहौर में मौजूद हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका क्या एनालिसिस है। और दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, डेली एक पब्लिक रिलेटेड इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हम उससे ब्रेक पर जाने से कबल बात भी करते डॉक्टर सानिया निस्टर साहिबा से। उन्होंने अपनी जो कौम से खिताब किया उसमें उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी, फिर साथ में उन्होंने एहसास प्रोग्राम में 80 लाख ख़ानदानों के लिए 12,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये, इंटर्नशिप 26 लाख स्कॉलरशिप देने की बात की। कल लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज, आज जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स की अनाउंसमेंट की। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े मुतहरक नजर आ रहे हैं, एक तरफ से ये इस तरह के इकदाम और दूसरी तरफ से आउटरीच कर रहे हैं अपनी अलाइज के साथ। देखिए, यहाँ जो हम देख रहे हैं ये है एक पॉलिटिकल ट्रायल। ये पॉलिटिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, एक दूसरे को सस किया जा रहा है कि जी वो हमने जो इत्तेहादी हैं हमने उनसे ये कर लिया, वो कर लिया, अलायंस हो गई, ये होगी, न्यूज़ में आ गया, हाँ जी वो चौधरी चले गए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। ये सारे एक पॉलिटिकल गिमिक्री है। मैं आपको मैंने 1 महीना पहले अपने शो के अंदर ही कह दिया था, हालांकि मेरे के अंदर लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। मैंने कहा जी देखो, जो चौधरीज हैं ये बड़े लॉयल लोग हैं, ये देर एब्सोल्युटली लॉयल पीपल, और वो इधर उधर नहीं होंगे। हाँ, एक मैं जरूर ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इनसे राब्ते में जल्दी आ जाते जी, और जल्दी आ जाते तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी बेहतर हो सकती थी। लेकिन चले, जो हो गया। अब वजीर आजम ने इनिशिएटिव लिया है कि मिल रहे हैं अपने अलायंस पार्टनर्स को। ये पहले उसको अख्तर को नहीं मिले, अख्तर मेंगल को, वो छोड़ के चला गया। अगर वो पहले मिल लेते, मैं आई कैन अश्योर यू अख्तर वुड हैव नेवर लेफ्ट। अच्छा। बट इसी तरीके से ये पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। अख्तर ने खुद मुझे कहा है कि यार देखो ये तो मुझे मिलते ही नहीं है। तो मैंने कहा यार डोंट वरी, यू नो ही विल मीट यू। द क्वेश्चन इज कि जब हम किसी को कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर कोई आइडल चेयर पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वेदर इट इज नवाज शरीफ और बेनजीर और यू नो इमरान और एनीबडी एल्स, ये कोई आइडियल चेयर नहीं होती। बड़ी बड़ी
बड़ी टाइटली जी जी, वो कहते हैं ना बेड ऑफ रोजेस नहीं होती। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। और उसके अंदर कईयों को आप ओवरलुक कर जाते हो, टाइम फैक्टर होता है, तो ये इग्नोरेंट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ तो टाइम कीपर जो होता है, जो पॉलिटिकल टाइम कीपर, जो कि प्राइम मिनिस्टर को काफी एक झटका पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ नईमुल हक, वो बेचारे यहाँ से चले गए। वो एक टाइमिंग फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसको आप मेंटेन करते हो। नीचे आप अपनी जगलरी उसको आप बिल्कुल आप चलते रहते हो। अब ये जो आप सामने आज जो इस वक्त जो सिचुएशन आई है, देखें ये जो ऑपोजिशन है जो मर्जी कह ले, ये दो टाइगर्स हैं, इनका मैच पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनका मैच चलता रहेगा। अब ये टाइगर्स कह रहे हैं जो तीसरा टाइगर है इस टाइगर को हटा दो और बाद में मैच इनका ही होना है। ये टाइगर को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आर्गुमेंट से आप इसको हटाते हो, मैच तो उनका पुराना, ये इनका क्या, इनकी कैसे एनमिटी है मुझे आप बता दो, ना पीपल्स पार्टी ना पीएमएलएन। सो बेसिकली ये इमरान सेंट्रिक एक मूवमेंट है, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, जस्ट प्योर इमरान सेंट्रिक। आप इस मूवमेंट को पॉलिटिकल करो, जहाँ के अवाम की बात करो। मैं कहता हूँ भाई तुम कल आ जाओ। अच्छा, आपने आवाम की बात की तो इसी नुक्ते को स्टे ऑन दिस पॉइंट। इरशाद साहब, आवाम की बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवामी मार्च ही कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी तो दावा कर रही है कि आज उनका चौथा दिन है कि पंजाब में हम एंटर हो रहे हैं और हमारे प्रेशर से ये तेल की कीमतों में कमी लाई गई, बिजली की यूनिट प्राइस में कमी लाई गई और ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो मूव किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, और पहले जब कीमतें बढ़ती थी तो क्रिटिसाइज किया जाता था, ये एक समझ नहीं आ रही कि कीमतें कम की गई हैं तो इस पर भी अपोजिशन जो है वो खफा और नाराज है कि कीमतें क्यों कम कर दी है, तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं। तो ये अवामी मार्च का प्रेशर है और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये एक बेहतर काउंटर है जो कीमतें खुद से कम की इन्होंने। देखें, बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं उसको तो सेकंड कर रहे हैं इमरान खान साहब कि इमरान खान साहब ये काम अगर 10 दिन पहले कर लेते, 12 दिन पहले कर लेते, 1 महीना पहले कर लेते तो कोई नहीं कह सकता था कि इस प्रेशर से किया है। तो इमरान खान का मामला ये है कि वो हर काम करते हैं लेकिन जो उसका सही वक्त होता है वो नहीं करते। उनके अंदर मैं ये तो लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि तकब्बुर है, अपने वो ना अरकान असम्बली को किसी किस्म की वो जो है अहमियत देते हैं, ना अपने इत्तेहादियों को अहमियत देते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर ये सारे नखरे भी बर्दाश्त करते हैं, उनकी बातें भी सुनते भी हैं, मानते भी हैं। तो ये काम आप पहले कर लिया करें। एक आज ही उनसे बात हो रही थी यार मोहम्मद साहब से, मुआविन खुसूसी है वज़ीर आज़म का, वो कहता है 3.5 साल में मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से। अगर अपने मुआविन खुसूसी के साथ जो बलूचिस्तान जैसे अहम सूबे का पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का सदर रहा है, उसके साथ आपका सलूक ये है तो बाकी इत्तेहादियों के साथ क्या होगा। फिर आप डेरोगेटरी जुमले जो हैं अपने इत्तेहादियों के बारे में अपनी निजी महफिल में कहते हैं और वो उन तक पहुंचते हैं। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव है ये फ़ायदेमंद है सियासी तौर पर इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए और अवाम की भलाई में है। अवाम को बहरहाल 10 रुपये रिलीफ मिलना पेट्रोल के मद में कुछ कम तो नहीं है, लेकिन आपने उसको बर वक्त ना करके ये तासुर पुख्ता किया कि आप तहरीक अदम एतमाद से खौफज़दा हैं, आप अपोजिशन से खौफज़दा हैं और ये सारे इक़दाम आपको याद आ गए हैं। एक बात। दूसरा ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस तहरीक के पीछे है, जिस तरह के तासुर दिया जा रहा है, तो आखिर इस्टेब्लिशमेंट को क्या शिकायत पैदा हुई है? वो तो आपकी पोस्ट पर खड़ी थी, उसने तो आपको इलेक्शन जितवाया, वो तो बदनाम हुई, नाम ले लेकर नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की, जर्नलों के नाम लिए गए बात था। फिर क्या हुआ कि आपने उनसे भी बिगाड़ ली या उनके साथ भी आपके फासले पैदा हुए। तो इसलिए आप इमरान खान साहब को न सिर्फ ये कि अपने तर्ज अमल का इजाला करना चाहिए बल्कि सोचना भी चाहिए, गिरबान में भी झांकना चाहिए कि 3.5 साल में उनसे सियासी तौर पर क्या गलतियाँ हुई हैं। और आज अगर वो हुकूमत बरकरार रहती है, 1.5 साल मजीद उनको मिलता है तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो फिर भी उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बरकरार रख सके। ठीक है, आपने कहा उनको खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। पीजी साहब, आपकी क्या राय है? तो इरशाद साहब का तो ये इस्तेदलाल है कि जाहिर बात है आप भी कहते हैं अपोजिशन बटी हुई थी,
बटी हुई है भी। अभी बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की। अभी हालिया दिनों में मरियम साहबा की वीडियो भी आई है जो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से उनके कलमात थे, वो हम यहाँ तो नहीं रिपीट कर सकते। तो ख़ुद भी अपोजिशन में बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन उनका इकट्ठा हो जाना, आप क्या समझते हैं? आप यू एग्री विद इरशाद साहब कि किसी इशारे की वजह से एग्री हुए हैं, या वो जो आप कह रहे हैं बुग़्ज़े इमरान खान साहब के हवाले से एक सफ़े पर हैं और ख़ुद एहतसाबी ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब की? आप भी एग्री करते हैं इरशाद आरिफ साहब की बात से? ये जो इशारे की हम बात करते हैं जी, तो इशारे की जब हम बात करते हैं, ऑपोजिशन तो इनको जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर इनको इशारा मिला है तो डोंट यू थिंक, कॉमन सेंस अगर हम इस्तेमाल करें तो डोंट यू थिंक ये भी सिलेक्ट होके आएंगे? थिंक अबाउट इट ना। आप उनको कहते हैं कि वो सिलेक्ट होके आए, और भाई अगर आपको इशारा मिल गया तो इसका मतलब है आप भी इशारे पे चलेंगे तो फिर आप भी सिलेक्ट होके आएगा, आप में से कोई ना कोई तो आएगा ना। सो आई थिंक ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, इसको आप निकाल दो। अच्छा। ये एक पॉलिटिकल गिमिक्री थी, जिससे मैंने पहले कहा, आप इसको साइड पे करें। आपको अगर इशारे की क्या जरूरत है? आप जबरदस्त किस्म की ऑपोजिशन कर रहे हो, आप खुल के आ रहे हो, आपको कोई रुकावट नहीं मिल रही है, आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, किसी को कोई अरेस्ट नहीं कोई कर रहा है, आप कर रहे हो। अगर इशारा होता, तो अगर ऐसी बात होती तो मैं समझता हूँ कि इशारा एक कंट्रोल्ड इशारा होता, उसके अंदर फिर आप इस तरीके से ना आप आगे बढ़ते जिस तरह आप बढ़ रहे हैं। लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसको आप देखेंगे, वी डोंट नो कि बिलावल कहाँ एक यहाँ रुक जाएंगे या कब तक कहाँ या कितना आगे जाएंगे। ये हमने इस चीज को सबको गेज करना है, लेकिन गेज इस तरीके से करना है एक संजीदगी के साथ। हमने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना है, नॉट पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इस वक्त आप देख रहे हो यूक्रेन में रशिया क्या कर रहा है, इस वक्त आप देखो अमेरिका की क्या सिचुएशन है, इस वक्त आप देखो कि आपका एक ग्लोबल टिल्ट हो गया। हिंदुस्तान इस वक्त एक मुसीबत में फंसा हुआ है, उसका जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया, उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जी, तो उसने सोवियट्स ने सारा उन्हीं के साथ ये लगे हुए थे, आज वो भी एक प्रॉब्लम के अंदर है। हमने अपने इंटरनेशनल प्रॉब्लम को भी ऑब्जर्व करना है, डोमेस्टिक इशू को भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप आज गवर्नमेंट को उड़ा देते हो, भाई अगर आप उड़ा सकते हो उड़ाओ, लेकिन द क्वेश्चन इज आप तो खुद 2 महीने नहीं ठहर सकोगे, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान क्या इसको अपना बड़ा शौक है कि ये पैसे कम करे आके या पैसे बढ़ाए? तो भाई जो इंटरनेशनल मार्केट आपको कमांड करेगी, वेदर इट इज पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी, they will have to go on the international directions and that is the way countries move। और हम तो वैसे IMF में फंसे हुए, तो अगर हम नई गवर्नमेंट आती है, नहीं जी मैं ये नहीं करूंगा वो करूंगा, आप पे जो सैंक्शंस लगेंगे फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। सो आई थिंक सैनिटी हैज टू प्रिवेल दैट दे शुड कम ऑन बोर्ड, टॉक इन द पार्लियामेंट एंड रिजॉल्व व्हाटएवर द इश्यूज। रोड पे निकलने का कोई नहीं है, बिलावल 10 दफा रोड पे है, भाई कोई नहीं रोकेगा, लेकिन रोड पे आके किसको कहेंगे कि भाई पेट्रोल कम कर दो, ये आपकी तनख्वाहें बढ़ा दो, ये कर दो, महंगाई कम कर दो। ये रोड पे नहीं होता, आपने दबा के एक डिबेट करनी है पार्लियामेंट में, वो कहीं को नहीं पसंद आती है, लेकिन वी स्टिल हैव टू परसिस्ट। देखो ना, अगर हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, यही पॉलिटिकल पार्टी थी, लूली लंगड़ी जमहूरियत डिक्टेटरशिप से अच्छी है, तो देन रिस्पेक्ट इट, देन रिस्पेक्ट इट। आप बार बार सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो भी कहता है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वेल देन डोंट फॉरगेट you will also be selected, you will not come like that if you're so adamant कि अगर ये सिलेक्ट होके आए तो फिर आप भी सिलेक्ट होके आए। अच्छा, अब ये मुझे बताएगा अरशाद साहब, ये आपका फेयर पीजे साहब आपका नुक्ता आ गया सर, ये बताएगा अपोजिशन के जो अहदाफ है, चले एक लबे के लिए तो मान लिया जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ वो यकजा हैं और वो कहते हैं हम अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन इनके जो अपने अहदाफ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लैश करते हैं। मौलाना साहब के ज़ाहिर बात है अपने एम्स एंड एम्बिशंस हैं, पीपल्स पार्टी 2023 तक सिंध गवर्नमेंट को रखना चाहेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। PMLN जो है, जो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब और दीगर उनके जो आम रहनुमा उनको सुनता हूँ, वो इलेक्शंस चाहते हैं, तो इनके जो फ्यूचर प्लान्स है वो तो एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो क्या ये गाड़ी इनकी चल पाएगी? और एलाइस की तरफ इन्होंने रुख किया, अब बहुत से इनमें से दावा करें कि PTI के अंदर से लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं, इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? इन दोनों काउंट्स पे जवाब दीजिएगा। देखें, ये जो हमारी मालूमात कल तक की थी वो ये थी कि 2 इश्यूज पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ चल रहा है। एक तो ये है कि पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे, या अदम एतमाद कामयाब हो, नया वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को रुखसत करे और नए इंतखाबात हों। जरदारी साहब का, चौधरी साहबान का और दूसरे लोगों का यही मौक़िफ़ था, और मुस्लिम लीग नून के भी गालिब धड़े का ये मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे।
लेकिन नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, ये फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए और नई हुकूमत आए और वो नए सिरे से काम शुरू करे। लेकिन आज जब मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान किया है, अगर अदम एतमाद की तहरीक परसों तरसों हफ्ते बाद पेश हो जाती है तो इसका मतलब है कि फ्रेश मैंडेट पे इत्तेफाक हो गया है। अच्छा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान इससे कम पर तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब ये होगा कि अदम एतमाद की तहरीक पहले आएगी इमरान खान साहब के खिलाफ और ऐन मुमकिन है कि साथ ही साथ स्पीकर के खिलाफ भी पेश हो जाए। और ये नहीं होगा कि सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक पेश होगी या स्पीकर के खिलाफ होगी। अगर वो कामयाबी सामने होती है तो फिर पंजाब में भी पेश होगी और फिर सदर पाकिस्तान के खिलाफ भी पेश होगी। इस सिस्टम को जो 18 के इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आया है, फिर इसको रुखसत किया जाएगा। ये इनके प्लान है। अब ये वो अमल होता है नहीं होता, कामयाबी होती है नहीं होती, ये 48 घंटे में 72 घंटे में एक हफ्ते में मालूम। ये 48 घंटे का क्यों टाइम है? इसमें क्या 48 घंटे में कौन सी ऐसी जौहरी तब्दीली आ जाएगी? पीजे मीर साहब के 48 घंटे का मौलाना फजल रहमान साहब ने वक्त दिया है, क्या ऐसी सी चेंज आ जाएगा? ये सारों को ये देखें, ये सारों को 48 घंटे की चाबी लगी हुई है, क्योंकि 48 घंटे के बाद चाबी खत्म हो जाएगी तो फिर बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। द क्वेश्चन इज, आपको पता है अनवार, चकलाला पे जहाज खड़ा है किसी वजीर आजम का, कोई प्रेसिडेंट यहाँ से जा रहा है, ज़रदारी साहब के मुतालिक क्या क्या बातें होती थी, जनरल मुशर्रफ की होती थी, नवाज शरीफ की होती थी, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, फलाना आ रहा है। ये हम रूमर फैक्ट्रीज को हमने, इंस्टेड कि हम अपनी इकोनॉमी को तकड़ा करें, हम अपनी रूमर फैक्ट्री को तकड़ा करते हैं। ये रूमर्स जो होती हैं, इसीलिए कई लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं। मैं समझता हूँ ये जो आप ऑर्डिनेंस लेके आए हो, ये इसका पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस, जी, वी नीड इट। हम बड़े इररिस्पॉन्सिबल हो गए पाकिस्तान के अंदर। हम किसी की फैमिलीज पे उठ के बात कर देते हैं। कभी आपने, मुझे अफसोस लगता है, कभी मरियम नवाज के मुतालिक आप इस तरह की बातें करते हो, कभी किसी और के मुतालिक करते हो। दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स वी वांट इन दिस कंट्री। हमें एक संजीदगी से करना है। हाँ जी, वो 48 घंटे वहां है, 48 घंटे। ओ भाई, तुम्हें कैसे पता है? हु आर यू? आई मीन, डू यू हैव एनी इंडिकेटर? अगर आप पता है तो प्लीज हमें बताओ, ताकि हमें आपकी जबान पे हम लबैक करें, आपकी जबान पे हम फेथ करें। सो ये इस तरह की बातें करना, हम अपनी ही इलेक्ट्रेट को डिवाइड कर देते हैं। हम एक गवर्नमेंट इसकी पीटीआई की बन जाती है, एक पीएमएलएन की, एक पीपीपी की, लेकिन एवरीबॉडी फॉरगेट्स अबाउट पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को सुप्रीम रखना है, नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज। जिसको मैंडेट मिला है, गिव हिम अ चांस, नहीं मिला है उसके बाद हटा दो आप। भाई, आपको जल्दी किस चीज की है, ये पहले मुझे बताए ना। हर बंदे को जल्दी है, और आपका जो रिफ्लेक्शन है, मेंटल रिफ्लेक्शन, वो रोड के ऊपर है। हर बंदे को, वो मोटरसाइकिलिस्ट को देखो, पूरी कोशिश करता है गाड़ी से आगे जाए, गाड़ी वाला कोशिश करता है ट्रक से आगे जाए। दिस इज अ नेशनल कैरेक्टर। हमें थोड़ा सा सिमर डाउन करना है एंड स्टार्ट थिंकिंग नेशनली। नेशनलिस्टिक अप्रोच रखो। यस, प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, कौन कहता नहीं है, बट ये प्रॉब्लम्स रोड्स पे रिजॉल्व नहीं होती हैं। हमने पार्लियामेंट क्यों बनाई है? पार्लियामेंट इसलिए बनाई है प्रोज एंड कॉन्स को थ्रैश आउट करने के लिए, एंड दैट इज वेयर वी नीड टू बी सिटिंग डाउन। हम रोड्स पे अब आ जाएंगे तो वो कहते हैं ना, वन रॉन्ग टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। हम टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। मैं इरशाद आरिफ साहब, सर ये इस हवाले से आप बताइएगा, पीटीआई के अंदर से भी एक नशियाती इदारे ने खबर चलाई और कुछ पीटीआई की जो एमएनएज हैं उनके बारे में कहा कि जी वो अपनी लॉयल्टीज चेंज करने का सोच रहे हैं, और उन एमएनएज ने अब तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी है उस चैनल के ख़िलाफ़ और कहा है कि जी हमारा जो प्रिविलेज है वो हर्ट हुआ है। अभी पीजे मीर साहब ने कहा कि वो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हामी हैं और कहते हैं कि इस चीज़ को एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। ये जो खबर दे देना और ख़बर जब बाउंस बैक कर जाए तो जाहिर बात है वो तो खबर तो बाउंस बैक हो जाती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव वो पड़ जाता है। क्या कहेंगे इरशाद आरिफ साहब इस हवाले से? ये है कि पीका एक्ट पर एतराज़ किसी को नहीं है, उसकी एक दो दफात हैं जिन पर एतराज़ है। नंबर 1 तो ये है कि आपने पुलिस को और एफआईए को इख्तियार दिया है कि बगैर वारंट के कोई शख्स एक रिपोर्ट करता है, उसकी बुनियाद पर एक आदमी को आप गिरफ्तार करेंगे इल्ज़ाम की बुनियाद पर, और 6 महीने तक उसकी ज़मानत नहीं होगी। तो इस शिक पर एतराज़ है कि हमारे यहाँ पुलिस जो कुछ करती है या एफआईए जो कुछ करती है, आप उनको अदालती इख्तियारात भी दे रहे हैं, उनको आप 6 महीने तक उस शख्स को आप 6 महीने तक जो उसके साथ सलूक करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वो इल्ज़ाम ही गलत था,
तो ये कौन से मुल्क में और कौन से मुअज़्ज़म मुआशरे में ऐसा होता है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये इख्तियार दे दें कि वो खुद ही जज भी बन जाए और खुद ही वो सारे फैसले करना शुरू कर दे। इस पर एतराज़ है। दूसरा एतराज़ इस बात पे है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो मुख्तलिफ सहाफ़ती तंज़ीमों के, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी फेक न्यूज़ की कि पहले फेक न्यूज़ की आप वो डिफाइन तो करें ना कि क्या है फेक न्यूज़। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो खबर है ये फेक न्यूज़ के जुमरे में आती है? मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं चूँकि रिपोर्टर रहा हूँ, मैंने रिपोर्टिंग की है, मुझे ये अंदाज़ा है कि मैं एक खबर देता हूँ, वो 100% दुरुस्त खबर होती है, वो उसकी तरदीद हो जाती है और तरदीद के 10 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उसकी तस्दीक भी हो जाती है। जिस दिन तक तस्दीक नहीं होती वो फेक न्यूज़ है। आप दावा कर सकते हैं तरदीद करने वाले। ये अभी 2 महीने पहले मैंने अपने प्रोग्राम में एक खबर चलाई कि डिप्टी चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, 1 घंटे के बाद बाज़ चैनल चला रहे थे नैब के तर्जुमान की तरफ से कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, गलत खबर है, ऐसी कोई नहीं, डिप्टी चेयरमैन नैब काम कर रहे हैं। 2 दिन वो तरदीद चलती रही, तीसरे दिन सदर ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। तो वो 2 दिन तक तो अगर FIA के पास ये इख्तियार होता तो 2 दिन में मुझे तो पकड़ के उन्होंने मोहसिन बेग से भी बुरा शुरू कर। तो ये मुझे बताएं, एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, जो न्यूज़ होती है, नजर ये है कि फेक न्यूज़ नहीं चलनी चाहिए, फेक न्यूज़ होनी नहीं चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए इरशाद साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने ठीक कहा कि आपके कुछ जो इतराज़ात है वो आपने शेयर किए, लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि अगर एक चीज़ जो है वो नहीं होती और उसके बारे में खबर चल जाती है तो जो जिसका नुकसान होता है उसके पास, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को खुद एहतसाबी करनी चाहिए। मीडिया को खुद से कोई लॉस बनाएगा कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा जिनकी खबर बाउंस कर गई? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो प्रिंट मीडिया का है, बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, सर प्रिंट का तो है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की बात, सोशल की मैं बात कर रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जो स्टेक होल्डर हैं मिलके उस पर कानून साजी करनी चाहिए। लेकिन एक तरफा कानून साजी का नुकसान यही होता है कि फिर आप इंसाफ नहीं कर पाते, एक बात। दूसरी ये है कि ये जो फेक न्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा मशीनरी है, क्या वो एक तरफा है, किसी एक जमात की है या एक ग्रुप की है? ये खुद जो तहरीक इंसाफ वो सब पे अप्लाई होगा ना ये ऑर्डिनेंस? तो नहीं होता ना, होता ही नहीं है कि जो चीज़ आपके मुखालिफ, जब आप हुकूमत के इदारों को ये इख्तियार देंगे तो जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये जो नुकता है, ये पीजेबी साहब, ये जो इरशाद साहब कह रहे हैं कि फिर वो, मुझे ये बताएं, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है किसी ऐसे शख्स से जो मुराद सईद पर या वजीर आजम पर किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी करता है। ठीक, और मेरा ये आज मौक़िफ़ नहीं है, हमेशा से हम जिम्मेदाराना साबित किया, लेकिन जितनी एफिशिएंसी दिखाई FIA ने मुराद सईद के केस में किसी और में दिखाती है। पीजेबी साहब इस पे क्या कहेंगे, जो इतराज उठाया इरशाद आरिफ साहब ने? देखें, इरशाद साहब जो बात कर रहे हैं, ही इज क्वाइट राइट है, लेकिन ये जो इस तरह की आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जिस तरह की कोई चीज होती है उसको आप FIA के पास नहीं भेजते, ना पुलिस के पास भेजते हैं, आप भेजते हैं पेमरा के पास हमारे पाकिस्तान में। बाहर के ममालिक के अंदर आप ऑफकॉम को भेजते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडी होती है, और वो फाइन डिटरमिन करते हैं कि ये ठीक थी नहीं थी। वो दोनों को पार्टीज को बुलाते हैं, और जब दोनों पार्टीज को वो बुलाते हैं उसके बाद वो वहीं हियरिंग करते हैं और वहीं आपको फाइन कर देते हैं। हमें फाइन हुए 15-15, 20-20 हज़ार पाउंड फाइन हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो आपको 1 दफा 2 दफा, तीसरी चौथी दफा वो कहते हैं हम आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, सिंपल एज दैट। ये कोई क्रिमिनल बात नहीं है, लेकिन इसमें क्रिमिनलिटी एक प्रोड्यूस हो जाती है एक गलत मिसलीडिंग न्यूज से, कि जिसपे आप एक ऐसी बात कर जाते हैं जिसमें कम्युनिटीज हर्ट हो जाती हैं, जिसमें ऐसी बात होती है जिसमें एक नेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप किसी ऑपोजिशन की बात करते हैं, उसने की नहीं होती है, गवर्नमेंट उसको सीरियसली ले लेती है, और या गवर्नमेंट करती है, दूसरे ले लेते हैं। सो इस चीज को मैं समझता हूं कि हमारा जो पेमरा है, ये इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी, इसको आप बड़ा तकड़ा करो, इसको टोटल इंडिपेंडेंट बनाओ, इसको आप बनाओ। और सर केसेस का जो फैसला है, पीजे साहब लास्ट कमेंट ये है, और सर जो केसेस का फैसला है, 94,000 कंप्लेंट्स हैं FIA के पास, सिर्फ 38 पे फैसला आया है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे अपने खिताब में 94,000 कंप्लेंट्स में सिर्फ 38 पे फैसला आना, तो वो इंसाफ का जो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
ये नाकामी किसकी है? एब्सोल्युटली मीडिया की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, एफआई की? नहीं, वो कानून में जब वो सर कानून में आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून में फिर कुछ तय होना चाहिए कि इतने माह में इसका फैसला हो जाना चाहिए ना। तय है, ये दो हफ्ते लगते हैं मैक्सिमम। नैब लॉ में लिखा हुआ है कि 1 महीने में केस का फैसला होगा। ये 10-10 साल फैसला नहीं होता, किसकी नाकामी है? फिर जाहिर बात है, अगर जो फैसला नहीं कर पा रहे उन सबको मिल बैठकर कोई तो इसमें फिर इस्लाह का पहलू लाना चाहिए, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसकी अगर दाद रसी नहीं होती तो वो फिर कंप्लेनेंट कहां जाएगा सर? ये भी तो एक नुक्ता है ना। बारके वी हैव अ गुड डिस्कशन। जी सर, जी पीजी सर। एक चीज है, देखें, ये सारा मसला बिल्कुल बड़ी क्विकली रिजॉल्व हो जाएगा जब तमाम टेलीविजन चैनल्स इन पाकिस्तान ये अपनी ऑफ एयर रिकॉर्डिंग रखें फॉर 30 डेज। ये मेंटेन रखें, और जब पेमरा मांगे ऑफ एयर रिकॉर्डिंग आप इमीडिएटली उनको जाके दो। आप देखोगे कि पेमरा का भी काम आसान हो जाएगा, और जो इरशाद साहब बात कर रहे हैं कि 30 20 साल व्हाटएवर, वो फिर बड़ी जल्दी एक्सपेडिट हो जाएगा। एंड इट इज सो सिंपल, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, इट इज जस्ट मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जस्ट अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ऑन दिस नोट वी हैव टू फिनिश। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब आपका, पीजे मीर साहब आपका। हमने मुल्क की सियासत का अहाता किया। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो एक तरफ बुलंद बांग दावे हैं इनमें कितनी हकीकत है, और जिसे कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी की। आप 48 घंटे बाद हम प्रोग्राम तो कर रहे होंगे, पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। जहाँ तक इनिशिएटिव्स का ताल्लुक है तो देर है दुरुस्त है कि मज़दाक, अगर अच्छे टाइमिंग्स हैं या किसी के प्रेशर में है, लेकिन अगर हमारे फ़ायदे में यानी आवाम के, तो इससे आवाम को इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। प्रोग्राम दस्तक में आपको नशिस्त कैसे लगी? डॉक्टर सानिया नशरत साहबा से गुफ्तगू हुई और तजियाकारों की राय। इस पर अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।